हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था, और वहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था आपको कि जब जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं तो जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, और Cu+2 आयन जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, और जिंक और कॉपर+2 के बीच में रिएक्शन होती है, और वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और उस रिलीज्ड केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर एक मेटल की रॉड को डिप कर दिया, और उस मेटल की रॉड को डिप करने के साथ साथ वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर उसका ही सॉल्ट ले रखा, उसी मेटल का सॉल्ट ले रखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझने के लिए इसको ऐसे देखो कि जिंक लिया और जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया। तो अगर जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जो जिंक होगा वो Zn+2 आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब अगर मान लो किसी मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है, तो दो टेंडेंसीज हो सकती हैं, या तो उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हो सकती है, या तो उस मेटल केटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो सकती है। अगर वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन बोला जाता है, यानी उसको बोलते हैं हम क्या, डी इलेक्ट्रोनेशन। और दूसरा, अगर मान लो मेटल केटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेशन या रिडक्शन। वही शब्द लिखा हुआ है कि whenever a metallic rod is placed in a solution of its own salt, either of the two tendencies are developed. पहला डी इलेक्ट्रोनेशन यानी ऑक्सीडेशन, और दूसरा इलेक्ट्रोनेशन यानी रिडक्शन। आपको प्रैक्टिकली अगर बात की जाए, आपको बताऊँ मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बहुत सारी किताबों में ये एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, लेकिन आपको सही जानकारी भी तो पता होनी चाहिए। मान लो पूछा जाए आपसे कि अगर किसी मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में हमने रख दिया तो क्या होगा, तो आप पहला वर्ड ही ये बोलोगे, कुछ नहीं होगा। मतलब कहने का क्या कि अगर किसी मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में रख दिया तो कुछ भी नहीं होगा, ना तो ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इस मेटल के टाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी। ये तभी पॉसिबल होता है जब इस मेटल की रॉड को किसी दूसरे के साथ आप कनेक्ट करते हो। जैसे ऐसा नहीं है कि जिंक की रॉड को सिर्फ अगर मान लो एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में, या जिंक की रॉड को, जो हम लोगों ने देखा था कि जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था, मतलब जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी तो है लेकिन Cu+2 के रिस्पेक्ट में है, यानी इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज या इस मेटल केटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी तभी होगी जब या तो इस मेटल को किसी दूसरे के साथ आप कनेक्ट करो। ठीक, अब जरा पहला पार्ट इसका देखते हैं कि डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या हुआ। तो भाई जिंक की रॉड से समझ पाना थोड़ा आसान है, तो यहाँ पे मैंने बनाया भी है कि यहाँ पे जिंक की रॉड ली हमने, और इस जिंक की रॉड को हमने जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, या जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है पानी में घुला हुआ है जिसकी मोलरिटी 1 है, तो जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जिसकी मोलरिटी 1 है, स्टैंडर्ड कंडीशन भी फिलहाल है, वो ले रखा है हमने। अब होगा क्या, अगर जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और रिएक्शन ऐसी कुछ होगी कि जिंक वो Zn+2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। सुनते जाना चीज़ों को ध्यान से आप। यहाँ पे अगर मान लो जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn+2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अब यही दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यही दो इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को या किसी दूसरे मेटल केटायन को मिलता है, यानी ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस पे चार्ज नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। दोबारा सुनना मैंने क्या बोला आपसे, मतलब कहने का क्या, जैसे मान लो कि जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया, सॉल्यूशन में डिप करने के बाद अगर जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक Zn+2 आयन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जिंक अगर Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, वही दो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट या इस मतलब रॉड के साथ जिस दूसरे मेटल को आपने जुड़ा हुआ है उधर की तरफ जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन का एज ए सोर्स हो गया। और इलेक्ट्रॉन का अगर सोर्स हो गया तो इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज्ड है।
जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। तो यही शब्द कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जिंक रॉड हैज़ टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Zn+2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से उस मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, एनोड। ठीक, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑकर्स। अब उसके बाद एक और चीज़ लिखी हुई है कि एनोड इज़ कंसिडर्ड टू बी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एनोड को क्या माना जाता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माना जाता है। अब इसमें एक चीज़ और देखो आप, यहाँ पे जैसे मान लो हमने क्या किया कि जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया था जिसकी मोलरिटी 1 के बराबर थी। तो ये जिंक सल्फेट तो Zn+2 आयन के फॉर्म में होगा और साथ में सल्फेट आयन के फॉर्म में होगा, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के बराबर होगी। ये पॉइंट आप लोग जानते होंगे। ठीक, जिंक +2 आयन में कन्वर्ट होगा और सल्फेट आयन, और Zn+2 आयन की मोलरिटी भी 1 ही होगी और सल्फेट आयन की मोलरिटी 1 होगी। अगर ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Zn+2 आयन में कन्वर्ट होगा। तो एक तो ऑलरेडी जिंक सल्फेट Zn+2 आयन दिया हुआ है, और जब ये जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो और इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयन बढ़ेगा, और जब Zn+2 आयन बढ़ेगा तो सल्फेट आयन तो उतना ही रहा, और इस सॉल्यूशन के अंदर अगर Zn+2 आयन बढ़ेगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। समझ पाए इस बात को? दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिंक सल्फेट है, मोलरिटी 1 है, Zn+2 आयन सल्फेट आयन में कन्वर्ट होगा। यहाँ से जो Zn+2 आयन मिलेगा उसकी मोलरिटी 1 मोलर के बराबर, और जो सल्फेट आयन है उसकी मोलरिटी 1 मोलर के बराबर। अब अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो भी तो Zn+2 आयन देगा, और अगर Zn+2 आयन देगा तो नेट इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये जो कंटेनर है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और क्योंकि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी इस पर नेगेटिव चार्ज, तो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जा रहा है और इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास इकट्ठे होंगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वही सब लिखा हुआ है, इसको अगले पेज पे देखो आप, लिखा हुआ है इसमें कि ये पोटेंशियल इज डेवलप्ड बिटवीन द रॉड एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसको हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलेंगे, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज करने पे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं। सेकेंड जो पॉइंट था इलेक्ट्रोनेशन, उसमें क्या था, जैसे जिंक को हमने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ था, तो यानी कॉपर +2 के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी जिंक के रिस्पेक्ट में। यानी अब इसको देखना आप कि जब कॉपर रॉड को हमने प्लेस्ड किया कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जिसकी मोलरिटी 1 है, यहाँ पे हमने फिगर भी बना रखा है कि कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जिसकी मोलरिटी 1 है उसमें डिप किया हुआ है। अब Cu+2 आयन जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये Cu+2 आयन किसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जो जिंक था उसके रिस्पेक्ट में, अकेले नहीं। यानी Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर में डिपॉजिट हो रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे समझो, जब इस रॉड को आपने जिंक की रॉड के साथ कनेक्ट किया था तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव तो इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ये उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, गेन कर पाएगा। यानी इस कॉपर रॉड के ऊपर जो चार्ज पहले से जनरेट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। किस वजह से? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो कॉपर की रॉड तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। सॉल्यूशन के अंदर जो Cu+2 आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो एक बात सोचो आप, जब कॉपर सल्फेट लिया है आपने तो Cu+2 आयन भी होगा और साथ में सल्फेट आयन भी होगा। अब इस Cu+2 आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इस कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा।
और इस सॉल्यूशन के अंदर फिर बचा क्या रहेगा, सल्फेट आयन, यानी सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिवली चार्ज जनरेट हो जाएंगे। और जब नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे तो रॉड के ऊपर चार्ज क्या था जनरेट, पॉजिटिव। सॉल्यूशन के अंदर क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के पास आएंगे तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन की वजह से जनरेट हो रहा है, इसलिए हम इसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं। यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि Cu+2 आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं रिडक्शन। जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं, यानी ये जो कॉपर की रॉड है इसको हम कैथोड बोलेंगे। और इसके ऊपर वैसे ही मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके ऊपर कलेक्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया रॉड के ऊपर, साथ में इसलिए हम इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी बोल रहे हैं, ठीक। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और अगला पॉइंट कि वही एक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जनरेट हो रहा है बिटवीन द रॉड एंड सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको हमने बोला अभी कि इसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक। अब अगला पॉइंट कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे मैंने बोला आपसे कि जब भी किसी मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में आप डिप करोगे तो या तो उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, या तो मेटल केटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी। जो भी टेंडेंसी हो, अगर इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, तो मेटल रॉड के ऊपर जो चार्ज जनरेट होता है और सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन के अंदर जो चार्ज डेवलप्ड होता है, तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हेडिंग अगला पॉइंट यही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसकी डेफिनेशन भी हमने लिख रखी है। इट इज़ ए मेजर ऑफ पोटेंशियल, इट इज़ ए, सॉरी मेजर बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं, इट इज़ ए पोटेंशियल बिटवीन ए मेटेलिक रॉड एंड ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन सॉल्ट। इसका मतलब समझ में आया होगा आपको, ठीक। अब वही चीज़ कि दो टाइप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब काउंट करोगे आप जब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब आप बोलोगे जब मेटल केटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी। सेम इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होती है, बस साइन का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को, जैसे जिंक, अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जिंक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा और Zn+2 आयन में कन्वर्ट होगा तो इसका स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट के बराबर होता है। मतलब अगर मान लो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 आयन+2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, मैंने यही बोला शब्द आपसे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलोगे +0.76 वोल्ट के बराबर। मतलब ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और उसी जिंक का ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक। यानी सेम इलेक्ट्रोड के लिए हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होती है, बस डिफरेंस किसका होता है, साइन का, ठीक। इसके बारे में बहुत कुछ देखेंगे आगे हम लोग। खैर अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वही चीज़ मैंने आपसे पहले भी बोली थी, अभी थोड़ी देर पहले, कि किसी मेटल को आप जब उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं होगा, और वही शब्द लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइन। मतलब हम बता ही नहीं पाएंगे किसी मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर अगर डिप कर रहा है तो क्या होगा। तो उसके लिए हम एक रेफरेंस टर्म यूज करते हैं, और वो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है इसके बारे में ज़रा पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, पहले शब्द पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ठीक। और एक और चीज़ बताऊं मैं आपको कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लिया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लिया जाता है। क्या इसका मतलब है, अब देखेंगे अभी हम लोग। पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं।
लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज जीरो एट ऑल टेम्परेचर। इन जनरली रूम टेम्परेचर हम लेते हैं और वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी अगर यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी हुई है, लिखा हुआ है H प्लस है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो H प्लस तो H2 में तभी कन्वर्ट होगा जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे हम। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। साथ में H2 है, H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन अगर H प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, यानी E नॉट H2 गिव्स H प्लस। यानी ये जो है ये टर्म ये बोलेंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दोनों हाइड्रोजन का ही है। और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना बोला जाता है? ज़ीरो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको आप बोलोगे क्या स्टैंडर्ड कंडीशन में किसके बराबर? ये दोनों ज़ीरो के बराबर होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। एक फिगर बना रखा है मैंने, उसको ज़रा देखते हैं हम लोग। जैसे देखो आप कि यहाँ पे एक कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर के अंदर HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलरिटी 1 मोलर के बराबर है। अब डेफिनेटली अगर HCl की मोलरिटी 1 मोलर है तो H प्लस आयन जो मिलेगा वो भी 1 मोलर मिलेगा और उसका pH 0 के बराबर होगा। इस पूरे कंटेनर में टेम्परेचर हमने फिक्स रखा है, यानी टेम्परेचर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या किया हमने? दूसरा यहाँ पे ये ग्लास है, ये पूरा बाहर से जिसको कवर कर रखा है, तो ये ग्लास का एक बर्तन होता है जिससे हमने इसको पूरे सिस्टम को इसको कवर कर रखा है। प्लेटिनम की रॉड है ये, और साथ में ये प्लेटिनम की वायर होती है, ये प्लेटिनम वायर होती है, PT वायर। प्लेटिनम की रॉड लिए जाने के पीछे वजह ये होती है कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ प्लेटिनम की रॉड ले रखी है, प्लेटिनम की वायर, और इसमें हाइड्रोजन गैस है जिसका प्रेशर 1 बार के बराबर, 1 बार का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, और नीचे ये प्लेटिनम को पाउडर्ड फॉर्म में उसका पेस्ट बना रखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटिनम पाउडर्ड पेस्ट। इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका काम क्या होता है? जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है उसको इसके साथ जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी मदद से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। कैसे? इसको अभी एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कि SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड, यानी ये एनोड की तरह भी कंसिडर्ड किया जाता है और कैथोड की तरह। डिपेंड करेगा कि सामने वाला मेटल जिसके साथ हमने इसको जोड़ रखा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है या गेन करने की। अगर इसके साथ जुड़े हुए दूसरे इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी ये एनोड की तरह काम करेगा। और अगर इसके साथ जुड़े हुए इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कैथोड की तरह काम करेगा। तो यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास वो ये है कि किस तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे अगर कैथोड की तरह रिप्रेजेंट करना होगा तो इसका मतलब रिडक्शन कराना है, तो हम बोलेंगे ये H प्लस। कौन सा H प्लस? जो उस कंटेनर के अंदर SHE के अंदर HCl से मिला हुआ H प्लस था, वो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लिखा हुआ है H प्लस, वो कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस फेज में, यानी ये H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन गैस फेज में, जिसका प्रेशर 1 बार लिया हुआ है। एक चीज़ देखो आप, ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन होता है ये फेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका मतलब ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन है ये फेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, यानी H प्लस एक्वस 1 मोलर है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस 1 बार में कन्वर्ट हो रहा है। साथ में एक और वर्टिकल लाइन बनाई हुई है और लिखा हुआ है PT सॉलिड। ये हाइड्रोजन गैस जो है, जो हमको अगर मान लो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी तो कोई रॉड होती नहीं है, तो उसको किसी न किसी के ऊपर कलेक्ट करना ही होगा। तो वही प्लेटिनम सॉलिड के ऊपर इस हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे
H प्लस एक्वस जिसकी मोलरिटी 1 है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और वो हाइड्रोजन गैस जो कलेक्ट हो रहा है वो किसके ऊपर, प्लेटिनम सॉलिड के ऊपर कलेक्ट हो रहा है। रिएक्शन इससे रिलेटेड वही कि 2H प्लस, आप इसको हाफ H पे H प्लस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हमको बस सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स अभी समझने हैं। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन में ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना माना गया है, 0। और वही एनोड पे होने वाली रिएक्शन या एनोड की तरह अगर वो काम करेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हम बोलेंगे प्लेटिनम सॉलिड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और H प्लस में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन है H2 है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और H प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ये हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक, अब अगला स्टेप या अगला पॉइंट कि कैसे, जैसे किसी सेल का मतलब और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो चीज़ें होती हैं। जैसे होता है क्या है, एक शब्द होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम सेल पोटेंशियल। इन दोनों शब्दों का क्या मतलब हुआ इसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो थैंक यू।